ये हैं बदलो की नशरियात। तुम्हारा वहशी समाज कैसे लिबास पहने कि जिसने नंगे बदन का सौदा किया हुआ है। तुम्हारी आंखें दरिंदगी से भरी हुई हैं, वाह 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 तुम्हारी शलवार गिर रही है। वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा ज़फ़र। बदलों के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में ज़ैन अब्बास मुनफरिद लहजे के जदीद नज़्म के एक शायर हैं। इनको आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। इसके साथ हमारे साथ आबिद हुसैन आबिद साहब हैं, जो तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन रहनुमा हैं, और हमेशा की तरह हमारे साथ इलामा सदीक़ अज़हर साहब मौजूद होंगे। आज हम जदीद गज़ल पे बात करेंगे। आबिद साहब, आप बताइए कि तरक्की पसंद नज़्म और गैर तरक्की पसंद नज़्म में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? हाँ, इसमें कोई ऐसा कोई फ़र्क तो नहीं है। ज़ाहिर है तो और चीज़ होती है, कंटेंट मैटर जो है, मौजू जो है वो एक अलग चीज़ है। आप किसी भी फॉर्म में लिखें, लेकिन आपका कंटेंट मैटर तय करेगा कि ये प्रोग्रेसिव नज़्म या गज़ल है या नहीं है। तो जो लोग अपनी कहते हैं कि दाखिली कैफियत को बयान करते हैं, फ़र्द की जो तन्हाई है उसकी बात करते हैं, या ये कह लें कि बातनी कैफियत का इजहार करते हैं, तो हम उन्हें उस कंटेंट मैटर को हम कहते हैं कि ये गैर तरक्की पसंदाना मौक़िफ़ है। यानी अगर मेरे कोई ज़ाती कोई इशू है, उसका समाज से तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो लोग माशरे को, पूरे माशरे पर नज़र रखते हैं, वो लोगों के दुखों की बात करते हैं, इंसानी ज़िंदगी को दरपेश जो बड़े मसाइल हैं, जो बड़े सवालात हैं, वो सवालात उठाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव बयानिया है। वो तरक्की पसंद चीज़ कहलाएगी, तख्लीक कहलाएगी, जिसमें फ़र्द से लेकर माशरे तक के जो इश्यूज़ हैं, समाजी नाइंसाफ़ी के, माशी नाइंसाफ़ी की जितनी भी शक्लें हैं, वो जो डिस्कस करेगा आदमी, वो प्रोग्रेसिव बयानिया कहलाएगा, तरक्की पसंद चीज़ कहलाएगी। इसमें आबिद साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं कि जो हमारे आज में शायर हैं ज़ैन अब्बास, ये बड़े एक मुनफरिद लहजे के शायर हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इनकी नज़्म सुनी जाए, और नज़्म सुनने के बाद ये फ़ैसला तो मैं नहीं कहता कि फ़ैसला किया जाए, देखा जाए कि तरक्की पसंद नज़्म जो है वो कहाँ तक आगे बढ़ी है, और उसके लबो लहजे में और उसकी हैत में और उसकी डिक्शन में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि पहले बिल्कुल, और इससे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जदीद नज़्म है क्या, और वो किस तरह से जो है अपने डिफरेंट। बिल्कुल आयशा, आप ठीक कह रही हैं। मेरा ख्याल है ज़ैन साहब से कहा जाए, पहले ज़ैन साहब से नज़्म पढ़े ज़रा, सुनाएं हमें। जी, नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी सीटियाँ बजाती हैं। वाह। ये सांसों के चलने को क्यों ज़िंदगी की अलामत कहा है। वाह वाह। ये सांसें तो मुफलिस की भी चल रही हैं। वाह। मगर ये सांसों के चलने को क्यों ज़िंदगी की अलामत कहा है। ये सांसें तो मुफलिस की भी चल रही हैं। गरीबी के शोले निगलना और इस सांस की खस्ता रस्सी पे चलना, अगर मेरी कोई करामत नहीं है तो मैं सालहा साल से एक करतब किए जा रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ये सब एक सर्कस है और कुछ नहीं है। वाह। बाकी कि जिसमें फ़कत मैं गरीबी के शोले निगलता हुआ, सांस की खस्ता रस्सी पे चलता हुआ एक तमाशा बना हूँ, जिसे देखकर जिंदगी सीटियाँ बजाने लगी। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। अज़ल से ये लाइन फिर पढ़ो भाई। ये सब एक सर्कस है और कुछ नहीं है। कि जिसमें फ़कत मैं गरीबी के शोले निगलता हुआ, सांस की खस्ता रस्सी पे चलता हुआ एक तमाशा बना हूँ, वाह, जिसे देखकर जिंदगी सीटियाँ बजाने लगी। वाह वाह। अज़ल से ये दस्तूर कायम हुआ है कि मुफलिस की औलाद भी मुफलसी काटती है। वाह। चलो अब ये दस्तूर ही तोड़ डालें। वाह 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 वाह। वो यूं बुड़बुड़ाया, वाह। तो फिर उसने खंजर से अपने गरीबी के अकलौते वारस की सांसों की रस्सी को ही काट डाला। वाह। हाय हाय ये मिसरे दोबारा हाय पढ़िए। हाय हाय। ये लाइनें अज़ल से ये दस्तूर कायम हुआ है कि मुफलिस की औलाद भी मुफलसी काटती है। वाह। चलो अब ये दस्तूर ही तोड़ डालें। वो यूं बुड़बुड़ाया, तो फिर उसने खंजर से अपने गरीबी के अकलौते वारस की सांसों की रस्सी को ही काट डाला।
हाय हाय वो खुश था कि अब उसका लख्ते जिगर मुफलसी की अजियत से आज़ाद यूं हो गया है वाह। कि जैसे किसी कैद से कोई पंछी। वाह तो फाके के धागों में उलझे बदन की अचानक से आंखों के पर्दे हटे वाह वाह और वो आलम ख्वाब से जाग उठा। वाह 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 वाह। फिर उसकी निगाहों ने अपने गरीबी के अकलौते वारिस को देखा तो रोने लगा वो कि उसकी तरह उसकी गुर्बत का वारिस गरीबी के शोले निगलता हुआ सांस की खस्ता रस्सी पे चलने लगा है। वो भी एक सर्कस का जोकर बना है वाह जिसे देखकर जिंदगी सीटियां फिर बजाने लगी। हाय वाह, हाय वाह, हाय हाय वाह वाह। वाह वाह गरीबी के शोले निगलता हुआ। वाह वाह वाह। और एक जिंदगी सर्कस है, बिल्कुल और इसको जिंदगी काफ़ी एक हद तक सर्कस। रिलेट किया बहुत, जा बहुत, सकता है। बहुत 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 खूबसूरत नज़्म है। बहुत जी अलामा साहब, मैं इस पे थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। पहले जी जी पहली बात तो ये है कि ये नौजवान जो है ज़ैन अब्बास, ये अपनी उम्र से बड़ी बात कर रहा है। बिल्कुल। इसकी बाकी नज़में भी जो हैं, यानी 20-21 साल की उम्र में, मैं नहीं समझता बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का बयानिया तख्लीक कर रहे हैं। मसलन वो क्या होगा, वो उसकी कोई मोहब्बत के मामलात होंगे, वो या इस तरह के इश्यूज़ पर वो आबिद साहब पुष्कन 30 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया था। यही तो बात है अलामा साहब जो हम करने जा रहे हैं। तमाम बड़े शोरा आप देखें जिन्होंने बड़े काम किए हैं, छोटी उम्र में चले छोटी उम्र में चले गए वो लोग। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने समाज की बात कर रहे हैं। हमारा जो अदबी मंजरनामा है, इस अदबी मंजरनामे में इस उम्र के बच्चे को या नौजवान को चीज़ों की समझ ही नहीं है। मुझे माशरा क्या है, उसके लोगों के मसाइल क्या हैं, फ़र्द क्या है, उसकी आज़ादी के मामलात क्या हैं, किस तरीके से वो ज़िंदगी बसर कर रहा है, कहाँ खड़ा है, नहीं असल पता। में ये एक लम्हा मुझे दें। इस नौजवान का कमाल ये है, हम ये नहीं कहते कि मोहब्बत की बात ना करें, हम तो मोहब्बत की बात करते हैं। हम कहते हैं इसके साथ साथ ज़िंदगी के जो बाकी मसाइल हैं उस पर भी आप निगाह दौड़ाएं, उस पर भी लिखें। तो इस नौजवान का जो पहला इंतखाब जो है वो इसका समाज है, इसका अपनी ज़ात नहीं है, पूरा माशरा मेरा ख्याल है। आप नौजवान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम बतौर शायर के। कि हाँ कि इस शायर का जो कंटेंट है हाँ जी। वो आज की ज़िंदगी का है। और मैं समझता हूँ कि ये नज़्म जो है वो आज की सूरत हाल की एक नुमाइंदा नज़्म है। और वैसे भी जो है मुझे ऐसे लगता है कि जो इस तरह का अदब है या शायरी है, वो जब तक आप बहैसियत अदीब या शायर ज़िंदगी की हकीकतों को बहुत करीब से देख नहीं सकते हैं या देखते नहीं हैं, तो तब तक आप वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उस सूरत हाल से गुजरना, बिल्कुल वो जो गुजरने का जो एहसास है और वो गुजरते हुए जो आपके पर एहसास वो वारद होते हैं, वो मुझे यहाँ एक क़ता याद आया। हमारे एक पुराने तरक़ीपसंद शायर थे आरिफ अब्दुल मतीन जी जी। और जैसे मैं मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो शेर है वो अपनी अक्सर औक़ात अपने जज्बों में अपनी डिक्शन भी खुद तलाश करता है। जी जी बिल्कुल। और वो एक पानी के बहाव की तरह जो है वो डिक्शन भी उसकी अपने साथ लेके वो अपना आता है। ये मेरा ख्याल है कि 20वीं सदी की छठी दिहाई का ये शेर है, जब पाकिस्तान में तरक़ीपसंद तहरीक पर और ख़ास तौर पर बाएं बाजू पर बहुत खौफनाक किस्म की पाबंदियाँ और क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें जो हैं वो लोग बर्दाश्त कर रहे थे। फैज़ साहब, काज़मी साहब, सिब्ते हसन और इस तरह के बेशुमार लोग। उस वक्त उनका एक उन्होंने 4 मिसरे कहे कि हम कुफ्र का गम रूह में घोला नहीं करते, हम कुफ्र का गम रूह में घोला नहीं करते, मौजूए फरो माया पे बोला नहीं करते, जो दर दरे जिंदा है उसे वक्त बगावत हम तोड़ दिया करते हैं, खोला नहीं करते। अब आप देखिए इस तरह की किस तरह एक जज्बा जो है वो कि जो दर दरे जिंदा है उसे वक्त बगावत हम तोड़ दिया करते हैं, खोला नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि वो एक और लहजा था। लेकिन आज जो ज़िंदगी में जो एक महरूमी ने पाकिस्तान के अवाम को जो है कि आम माशी और ज़िंदगी की तालीमी और आम समाजी महरूमियाँ
जिस हद तक हमारे इर्द गिर्द फैल चुकी हैं, और ये नज़्म उनकी नुमाइंदा है। जी जी मैं समझता हूँ अगरचे इस नज़्म में महरूमी है और कोई आगे की तरफ जाने का इशारा इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये एक लम्हे को आपने मुक़य्यद कर लिया है। ये नज़्म बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो आंधी का आम है जो टपकता है, ये जज्बा जो है, ये शायर जो है, और ये जो नज़्म जो शायर ने कही है, ये आंधी के आम की तरह तोड़ी नहीं गई, बल्कि ये एक वारदात है, एक वारदात है आंधी के शायर आम की तरह। हाँ जी, ये टपकी लामा साहब दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हमारा जो प्रोग्रेसिव बयानिया है उसमें एक तो है कि आदमी प्रवोक करता है अपनी नज़म के अंदर, अपनी अफसाने या फिक्शन जो भी है उसके अंदर कोई ऐसा हल देता है आगे निकलने का। जैसे आप ज़ैन को छोटी सी नज़्म आपकी और आपके पास अगर हो, हाँ वो भी सुनते हैं। जो बहुत हाँ, तमीज़ ये हो, ज़रा सुना दीजिए जी, ज़रा वो। एक बात थोड़ी सी मुकम्मल कर लूँ। एक तो होता है उसमें हल देता है, जैसे आप तोड़ देने वाली बात कर रहे थे, शेर सुना रहे थे, तो लेकिन एक होता है कि आप माशरे की मकरूह शक्ल, उसकी बदसूरती, उसकी महरूमी दिखाकर लोगों को प्रवोक करते हैं। दो तरह से तख्लीकार जो है अपना। ये बिल्कुल ये आप जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मंटो और कृष्ण चंद्र का फर्क इसके अंदर नजर आ रहा है, जैसे शॉर्ट स्टोरी में उनका है। ज़ैन सुनाइए अपनी कोई नज़्म दूसरी, तरह मुख्तसर सी हो। हाँ जी। अच्छा इलामा साहब, जी जितनी देर में जो हैं वो अपनी नज़्म कोई सिलेक्ट करते हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप नज़्म और गज़ल में तख्लीकी तौर पे क्या जो है वो फ़र्क देखते हैं, और आपके ख्याल में वो तख्लीकी लिहाज से अपने लिखने वाले को उसके कैसे करते हैं? मरहलों में कि क्या मतलब फ़र्क होता है? मेरा ख्याल ज़ैन क्या पहले नज़्म सुन लें, फिर इस पे बात करते हैं। इस नज़्म का उन्वान है आज़ारबंद। सुलगने वाले नगर की रोशन सड़क पे कोई फटा पुराना लिबास पहने ये कह रही थी। वाह, हाय हाय, सुलगते, वाह वाह, सुलगने वाले नगर की रोशन सड़क पे कोई फटा पुराना लिबास पहने ये कह रही थी। हवस परस्तो मेरे वतन से गिरे जनाजे तुम्हारे चेहरे पे थूकते। हाय वाह, हाय हाय हाय, वाह, कई गुले नौ दमीदा अपनी फटी कबाओं पे रो रहे हैं। वाह, खजां बहारों को नोचती है। हाय वाह, 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 खजां बहारों को नोचती नोचती है। कई गुले नौ दमीदा अपनी फटी कबाओं पे रो रहे थे। खजां बहारों को नोचती है। तुम्हारा वहशी समाज कैसे लिबास पहने वाह, कि जिसने नंगे बदन का सौदा किया हुआ। वाह, बहुत अच्छे। वाह, बहुत फिर पढ़ो ये दोनों लाइनें। वाह। वाह, तुम्हारा वहशी समाज कैसे लिबास पहने कि जिसने नंगे बदन का सौदा किया हुआ है। तुम्हारी आंखें दरिंदगी से भरी हुई हैं। वाह, 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 तुम्हारी शलवार गिर रही है। वाह, तो बस्ती वालों सुनो, तुम अपने लिए ये आज़ार बंद ले लो। वाह, तो बस्ती वालों, तो बस्ती वालों सुनो, तुम अपने लिए ये आज़ार बंद ले लो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता। ये 30 का एक 50 के दो, ये 30 का एक 50 के दो। तुम्हारी शलवार का गला ये दबाए रखे, हमारी इज्जत बचाए रखे। वाह। ये 30 का एक 50 के दो। वाह, 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 बहुत अच्छे। वाह, वाह, ज़ैन बहुत खूबसूरत। तो लामा साहब ये भाई, है कमाल है। प्रोग्रेसिव बयानिया, ये है जिसकी हम बात कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव और गैर प्रोग्रेसिव जो है तख्लीक, उसमें फ़र्क क्या है। ये है, ये देखें आज का सवाल है। Exactly. आज कल जो आजकल हो हालात रहा है, हो रहे हैं, बिल्कुल। जो ना 5 साल की बच्ची बच्ची के महफूज है, साथ, ना 80 साल की औरत महफूज है। तो ये सोचने वाला हसास आदमी जो है इस तरीके से चीजों को अपनी गिरफ्त में लेता आप है। देखें कि वो जो एक अपना यहाँ पर मोटरवे पे जो वाकया हुआ है, हाँ जी। उस वाकये के बाद दर्जनों वाकयात और हो चुके हैं। जी। और हो चुके हैं। जी ऐसा ही तो और- है। ये है वो अब- शायर जी। जो आवाम के साथ खड़ा है, जो जिंदगी को देख रहा है। और अब वो खबर जो है वो एक काल में छपती है। जी, वो
وہ جتنا اس خبر کو جتنی اہمیت ملی اور وزیر اعظم بھی پریشان اور جناب علیہ وزیر اعلیٰ کے بیانات بھی اور وزراء کے بھی اور اب وہ واقعات جاری ہیں لیکن وہ ایک سنگل کالم خبر جو ہے وہ چھپتی ہے. یعنی معاشرے میں اس حد تک بے حسی ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ شاید واقعی میں یہ جو بھوک ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ وہ نہ یہ دیکھتی ہے کہ کون 5 سال کی بچی ہے یا کون 80 سال کی عورت ہے جیسے آپ نے کہا. تو واقعی اس طرح کا جو ادبی عائشہ یہ بے راہ روی جو ہے یہ سماجی گھٹن جو ہے بالکل یہ ساری گھٹن جو ہے وہ ایک استحصال زدہ نظام کے اندر جب بہت ہی خوفناک طریقے سے لوگوں کے جذبوں کو دبا دیا جاتا ہے, خوفناک طریقے سے ان کو ان کا رزق ان سے چھین لیا جاتا ہے اور وہ بہت حد تک وہ فاقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں سماجی اعتبار سے, جذبوں کے اعتبار سے, اپنی بھوک کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے. تو یہ معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح جنگل کا رخ اختیار کرتا ہے اور پھر یہ جو ہزار بند ہے یہ ہزار بند جو ہے یہ حکمران طبقوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ لے لو تو بستی والوں یہ لے لو گلا دبائے رکھے تمہارا گلا دبائے رکھے گا اور اس کے نتیجے میں ہماری عزتیں جو ہے وہ محفوظ رہیں گی. بالکل. یہ ہمیں ماضی میں ایسی مثالیں ملتی رہی ہیں جب کہ ایک زمانے میں ترقی پسند جو ہمارے مصنفین تھے ان پہ رکاوٹیں ڈالی گئیں اور پھر یہ گھٹن آبویسلی اس کے نتیجے میں جنم لی. تو یہ بالکل اس طرح کی ضرورت ہے. نہیں ہے سوسائٹی کا جو تہذیبی رول تھا وہ ختم ہو چکا ہے, مکالمہ ختم ہو چکا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. اگر سوسائٹی کا وہ تہذیبی ارتقاء میں ہم آگے بڑھتے, لوگوں کو بتایا جاتا, ہم لڑکے کو تو بتاتے ہیں کہ رونا نہیں ہے, اسے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم نے کسی کو رلانا بھی نہیں ہے. ہم لڑکی کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں نہیں جانا, فلاں نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. لڑکے کی کیوں نہیں سمجھاتے کہ تم نے یہ نہیں کرنا اور یہ کام کرنا ہے اور یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. گھروں کے اندر تربیت نہیں ہے, تعلیمی اداروں کے اندر تربیت نہیں ہے. یہ گلا سڑا نظام جو ہے, تربیت کا مرحلہ تو تب آئے گا کہ جب آپ کے پاس گھروں کے اندر روٹی روزگار جو ہے وہ میسر ہوگا, اس سے وقت بچے گا کہ آپ ثقافتی اور مجلسی تربیت اپنی اولاد کے لیے کر سکیں گے. آپ کے پاس وقت ہو, آپ کے پاس تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی اصل میں انسان کو پھنسا ایسے دیا گیا ہے روٹی اور روزگار کے چکر میں کہ باقی تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. وہ ایک شعر ہے شاید منیر نیازی کا ہے کہ نگر میں شام پڑ گئی ہے کاہش معاش میں اور زمین پہ رینگتے ہیں لوگ رزق کی تلاش میں. اچھا, اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا غزل اور نظم کا, پروگرام کافی حد تک طویل ہو چلا ہے, اس کا پھر کسی وقت ہم جواب دیں گے. ضرور. لیکن ایک جو ہے وہ سوال بہت ضروری ہے جو میں پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ کہ یہ جو تخلیقی نظم ہے یا غزل ہے یہ ہمارے معاشرے کے ارتقاء میں کس طرح سے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے؟ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ کافی طویل ہے. میں اور عابد صاحب کوشش کریں گے کسی آئندہ پروگرام میں اس کا تفصیل سے بات ہو. مختصراً میں ایک بات کرنا چاہوں گا ذہن کے حوالے سے. یہ دیکھیں, ایک ہماری جو شاعری ہے اس میں سیدھا لوگ لکھتے ہیں, علامت اور استعارے سے لوگ نہیں لکھتے. جو بڑی شاعری ہوتی ہے وہ علامت اور استعارے کے ساتھ اپنی بات بیان کی جاتی ہے. اس نوجوان کو یہ پتا ہے, زین عباس کو, کہ میں نے اپنی لائن بنانی ہے تو پوئٹک بنانی ہے. یہ سیدھی بات نہیں ہے. آپ نظمیں ہماری خاص کر جو ہماری نثری نظم آ گئی اور اس نظم آگے بڑھ گئی, ٹھیک ہے, میں اس کا مخالف نہیں, ہم تو ہم ہی ہیں, لیکن کم از کم شاعری کو شاعری ضرور ہونا چاہیے, پوئٹک سینسیبلٹی اس میں ہونی چاہیے. اگر لے مین کی بات, خانچہ فروش کی بات, ریڑی والے کی بات, تہ بازاری والا بھی اسی طرح بات کرے گا اور شاعر بھی ویسے ہی بات کرے گا, تو پھر یہ کوئی شاعری نہیں ہوگی. شاعری وہی ہوگی جو جس لہجے میں یہ اس نوجوان نے ہمیں نظمیں سنائی. اجازت لی جائے. جی, بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بہت ہی دلچسپ پروگرام تھا. شاعری یقیناً معاشرے میں ایک گھٹن زدہ معاشرے میں ایک ہوا کا روزن ہوتی ہے. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسے ہوادار
جو درازیں ہیں وہ آپ کے پاس لے کر آتے رہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.